हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विविधता एवं भेदभाव। आज की क्लास क्या है अभी हमारी? विविधता एवं भेदभाव। विविधता और भेदभाव के कारण प्रभावित इनके संविधान के प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28। तो ये अनुच्छेद के बारे में इन्होंने बताया गया है। फिर है विविधता का भेदभाव। विविधता के भेदभाव में हम क्या हैं और हम कैसे हैं, और कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव बनाते हैं, ये सब हमारे जगह के लिए भूगोल और उसके इतिहास पर असर पड़ता है। जो विविधता का भेदभाव है उसमें क्या बताया है कि भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और किन किन चीज़ों पर उनका निर्भर रहता है, और हम कैसे रहते हैं और कैसे अपनी भाषाओं को बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, तो आदि ये सब हमारे रहने की जगह, भूगोल और इतिहास के पर उन पर काफ़ी असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म होते हैं। संसार में कितने मुख्य धर्म होते हैं भी? 8 मुख्य धर्म होते हैं, और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी या में मानने वाले रहते हैं। भारत में 8 धर्मों की अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 16 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ की भाषा कितनी है भी? यहाँ जो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं भी? 16 भाषाएं बोली जाती हैं। और जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, जो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भी यहाँ पर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। और ये किस भाषा पे होती है भी? कौन सी भाषाएं पे होती है भी? मातृभाषाएं पे निर्भर होती है। यहाँ से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। क्या होता है भी? यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ भी सुरक्षित और आश्वासन महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो गाइस, इसमें क्या पता है कि जो कुछ उन लोगों के बारे में सुरक्षित होना और आश्वासन महसूस करते हैं, जिस तरह वो हमारी तरह दिखाई देते हैं और हमारी बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को मिलते हैं और जो हमसे अलग होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लगता है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जो उनका बात करने का रंग ढंग भी अलग होता है, तो हमें वो बहुत ही अजीब से और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते और जान भी नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वाले की तरह खास तरह के होते हैं। तो इसमें ये क्या बताया है कि जो इसमें विविधता, जो लोग हैं वो कैसे सुरक्षित और आश्वासन महसूस करेंगे, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, और जो उनकी बात रंग ढंग है वो कैसा होता है, वो हमारी तरह कैसे सोचते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि जो हमसे बहुत ही अलग होते हैं तो वो हमें बहुत ही अजीब लगता है। यह विविधता हमेशा होने के कारण नहीं बनती, और लोगों के सुरक्षित और आश्वासन महसूस करने के लिए हमारी तरह दिखाई देती है, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि ये भी बहुत ही अजीब लगता है। जो लोग अपने से भी अलग देखने वाले खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह में क्या पता है कि जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कथनों में आप सहमत हैं, आप उस पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या आप लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह करते हैं, और लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों है, और ये लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? पूर्वाग्रह। आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गांव में रहते हैं।
क्या बताया है अभी जो पूर्वाग्रह में बताया है कि जो आधे से ज़्यादा गांव भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। किसका प्रयोग करना पसंद नहीं करते भी? गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुनाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से लेकर 14 घंटों तक कार्य करते हैं। जो फसल की बुनाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में कितने घंटे काम करते हैं भी? 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों और स्थानांतरित करने के बाध्य होता है। तो गाइज यहाँ से जो भी मैं लाइन करवा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई क्वेश्चन तो इसमें से पूछे भी गए हैं। शहरी लोग शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। और जो लोग अब शहरी लोगों के बारे में बताया है। जो शहरी लोग होते हैं उनका जीवन बहुत आसान होता है। जो लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो ये गांव में इन्होंने क्या बताया है कि भी जो गांव है उसमें आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गांव में रहते थे। और गांव के जो लोग हैं वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। लगभग वो कितना टाइम लेते हैं भी? 12 से लेकर 14 घंटे का समय लेते हैं। और सॉरी भी। और ग्रामीण लोग में काम की तलाश करते समय कित स्थानांतर करने के लिए बाह्य रहते थे। फिर शहरों में क्या बताया कि जो शहरी लोग होते हैं उनका जीवन बहुत ही आसान होता है। और वो लोग बिगड़े हुए और आलसी भी होते हैं। शहरी के लोग केवल पैसे के लिए चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते। शहरों में रहना बहुत ही कठिन होता है। इसमें से कुछ कथन शहरी ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हुए शहर के रहने वाले लोगों के आलसी और सिर्फ पैसे के सरोकार रहने वाले सरोकर रहने रखने वाले की तरह होते हैं। जब तक हम किसी के बारे में पहले से राय नहीं बना लेते तो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी इंसान मिलने वाला होता है तो हम उसके बारे में पहले से ही राय कर लेते हैं कि वो कैसा होगा, यानी कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम उसके बारे में अच्छे और बुरे की पहले से ही राय बना लेते हैं। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी भी काम करने के लिए कोई तरीका सबसे अच्छा है या फिर सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उन्हीं के काम दूसरी तरह से करना पसंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम सोचे कि हमने अंग्रेजी सबसे अच्छी आती है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं होती तो वो हमारे भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम लोगों को शायद इज्जत नहीं दे पाएंगे और अंग्रेजी के अलावा हम अन्य भाषा भी नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जब हम कई बार क्या होता है कि किसी भी काम को लेकर हमें कोई भी एक तरीका को अपना लेते हैं और वो क्या तो सबसे अच्छा होता है क्या फिर सही होता है। तो हम दूसरों के लिए इज्जत भी नहीं समझ पाते और काम करने के लिए दूसरी तरह उसको पसंद कर लेते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें अंग्रेजी बहुत ही अच्छी आती है तो हम दूसरी भाषाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं और लोगों के धार्मिक विश्वास और उसमें चमड़े का रंग, जिस क्षेत्र में से वो आते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं और कैसे वो कपड़े पहनते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जो कई बार क्या होता है कि पूर्वाग्रही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक और उसके विचार, चमड़े का रूप, किस क्षेत्र में वो आते हैं और किस तरह वो कपड़े किस पर वो रहते हैं, जैसे कि उनके कपड़े पहनावा क्या है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव भी माना जाता है। लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव देखा जाता है। अगर हम कथन से कहें कि वो रोते नहीं हैं तो आप देखोगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ में जोड़ा जाता है। बचपन में जब हम लड़कों के गिर जाते थे तो चोट लग जाती थी तो माता पिता के परिवार और अन्य सदस्य का अक्सर यही कहते थे भी चुप हो जाओ, रो मत। तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। तो इसमें क्या बताया है कि
कि भी जो लड़के और लड़कियों में भी यहाँ पे भेदभाव दिखाया गया है कि जब भी कोई भी इसमें क्या बताया कि जो आमतौर पर लड़कों और पुरुष के साथ में इसको जोड़ा गया है। और बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो माता पिता क्या बोलते थे कि भी तुम रो मत, क्योंकि तुम तो लड़के हो, लड़के तो क्या होते हैं भी बहादुर होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह विश्वास करने लगते हैं और लड़के रोते नहीं हैं। फिर है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं में क्या बताया कि दूसरों के मनुष्य के तरह देखने और रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के लिए कुछ खास गुण और क्षमताएं होती हैं जो दूसरों से अलग होती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं वही संख्या के लोगों के एक प्रकार के खांचे में बढ़ जाती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज में उड़ाने के लिए काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जो करने की काबिलियत शायद हमसे हो। इसमें क्या बताया है भी जो रूढ़िवाद है वो दूसरों के मनुष्य की तरह देखने में रोक लेती है और उसमें से व्यक्ति के कुछ खास गुण और उनकी क्षमताओं से होते हैं और वो दूसरों से क्या होती है भी अलग होती है। कुछ मुसलमानों के बारे में भी रूढ़िबद्ध धारणाएं की हैं। वे लड़कियों के पढ़ाने की रुचि नहीं लेते थे और इसलिए वे स्कूल भी नहीं भेजते थे। किनको भी जो मुसलमान के बारे में जो रूढ़िवाद धारणाएं हैं वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं रखते थे और स्कूल भी क्या करते थे भी लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। इसलिए यह दिखा रखा कि मुसलमानों की गरीबी इतनी महत्वपूर्ण होती है। गरीबी की वजह से भी वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे और स्कूल में से भी जल्दी निकाल लेते थे। जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पहुँचाने का प्रयास होता है वहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों की लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई देते हैं। आमतौर पर लोग केरल में स्कूल पढ़ाए घर के पास होते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो असमानता और भेदभाव में कि जो उदाहरण के तौर पर जो केरल में स्कूल होते थे वो कहाँ होते थे भी घर के पास में होते थे। सरकारी बस की सुविधाएं बहुत अच्छी होती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में क्या करती थी भी वो मदद करती थी। इन सभी कारणों से बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद करते थे। मुसलमान लड़कियां भी शामिल होती थी और दूसरे राज्यों में जहाँ प्रयास ना हो तो वहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चे को स्कूल जाने के लिए मुश्किलें आती थी और चाहे वो मुसलमान हो या फिर जनजाति या फिर अनुसूचित जाति हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों के स्कूल व गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं गरीबी होती है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह की रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है भी जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़ि धारणाओं को के आधार पर हमें व्यवहार करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों के भाग लेने से रोकते हैं तो किसी भी नौकरी को करने के लिए रोकते हैं, किसी भी मोहल्ले में नहीं होते और एक ही कुएं में हैंडपंप को पानी नहीं लेने देते और दूसरों का उसका इस्तेमाल किए गए जैसे कि कप या गिलास को चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़ेगिरी और खेती बुनाई आदि। ये सब आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं वे लोग अलग अलग तरह के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण भी माने गए हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना गया है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं तो वो गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था इन लोगों के समूह और रूढ़ी सीढ़ी के तले में रखा जाता है और अछूत और योग्य माना जाता है। तो ये क्या बताया है अभी भेदभाव का सामना करने पर जो हमारे पूर्वाग्रह है उसके बारे में बताया गया है।
जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे और इसमें दिए गए काम के अलावा कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होती थी। जैसे कि कुछ समूह के लिए सिर्फ कचरा उठाने और मरे जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी, लेकिन ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसना और गांव के कुएं में पानी लेने और मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं होती थी। उनके बच्चे दूसरे जाति के साथ बच्चों के साथ में स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। तो ये क्या है भी भेदभाव का सामना करने के लिए। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या बताया है कि भी कल्पना करके देखिए कि आप लोग दूर दूर रहे हैं और उसे छूने के लिए मना करने के लिए पानी न पीने देते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1891 से लेकर 1956 को भारतीय संविधान के पिता, दलितों को सबसे बड़ा नेता के रूप में माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है अभी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसने भारतीय संविधान में के पिता, दलितों को सबसे बड़ा नेता के रूप में क्या किया अभी जाना गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई थी। उसका महार जाति का जन्म हुआ था, अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, जो उनके पास जमीन नहीं थे। गांव में उनके बच्चों को वही काम करना होता था जो वो खुद करते हैं, और गांव के बाहर रहना पड़ता था, जिससे गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उन्होंने दलितों और अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। दलितों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था को निकाल पाए। और दलितों को मंदिर करने के लिए प्रवेश करने के लिए कई स्थानों का प्रयोग किया गया। उनका अम्बेडकर के नेतृत्व से किया गया है। उनका मानना था कि जो दलित के जाति प्रथा के जो खिलाफ है उसे लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। और उनकी इजाज़त और कुछ लोगों के लिए उन्होंने जाति पर भेदभाव न करके दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करे, ताकि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने तो दूसरों को मिलता है। केस स्टडी में किसने बताया अभी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के पिता, दलितों को बड़े ही नेता के रूप में क्या कहते भी जाने जाते थे। और इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों पर ही इन्होंने क्या की थी भी लड़ाई लड़ी थी। जो उनका मुहार था वो महार जाति के जन्म हुआ था और वह अछूत नहीं मानी जाती थी। तो जो महार के लोग थे वो क्या कैसे थे भी, वो गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी काम करना पड़ता था। वे खुद भी काम करते थे और बाहर जाने के लिए गांव के अंदर रहने की भी इजाज़त नहीं थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया अभी दलित समुदाय के लिए पे अधिकारों पर लड़ाई लड़ी थी। समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष में ब्रिटिश शासन की आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, तो उसमें समानता के व्यवहार को किया जाता है, उसे हम संघर्ष भी शामिल होता है। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों को किसानों में अपने जीवन के लिए गैर बराबरी और अनुभव किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे दलित व संगठित होने के लिए मंदिर में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने क्या किया भी संघर्ष किया। महिलाओं ने पास में जैसे वस्तु पुरुषों के पास में शिक्षा का अधिकार होना और उन्हें भी शामिल मिला। किसानों के लिए उनके जमींदारों और ऊंची ब्याज के दर में उसको छुटकारा पाने के लिए किया जाता था। संविधान को देखने में यह महसूस किया जाता है कि लोगों को अपने धर्म का पालन, अपनी भाषा को बोलना और अपने त्योहार को मनाने के लिए अपनी खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी होनी चाहिए। जो संविधान के जो लेखकों में इन्होंने क्या किया है कि जो लोगों के धर्म और पालन करने और अपनी भाषा बोलने और त्योहार बनाने के लिए अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की क्या होती थी भी आज़ादी होनी चाहिए थी। और उनकी जो भाषा, एक भाषा, धर्म और त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जोर भी दिया जाता है कि जो सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी और अपने आप को और अपनी और भारत के धर्म निरपेक्ष देश में लोगों के बिना
धर्म का पालन करने जाएगी। और भारत के संविधान में इन्होंने क्या लिखी थी भी, उद्देशिका भी लिखी है, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष में क्या बताया है कि जो धर्मपेक्षता की हमारी एकता को महत्वपूर्ण कारण के रूप में माना जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है और हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होती है। लोग अपनी पसंद और काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद होता है और नौकरियां सभी के लिए क्या होती है भी, खुली हुई है। यह भी हमारी भारत की संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रमुख संपन्न समाजवादी पक्ष निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन्हें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार और अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना के अखंडता प्रतिष्ठा और अवसर के बचाना प्राप्त कराने के लिए और उसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना और बंधुता को बढ़ाना। तो गाइज कल हम भारत की उद्देशिका के बारे में करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारा, विविधता और भेदभाव। क्या है भी आज का टॉपिक हमारा, विविधता एवं भेदभाव, ठीक है गाइज। गाइज अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर। और गाइज मैंने पॉलिटिकल के साथ साथ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। एनसीईआरटी की क्लास 6 वहाँ भी दो दो क्लास हो चुकी हैं। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।